ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मास्टर वर्ल्ड चैनल पे, जहाँ मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई बुक सीरीज़ को लेकर, जो एटेरिया एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ का है। हाल ही में मार्केट में एडिटोरिया की एक आधार सीरीज आई है। ये उसके इकोनॉमिक्स के सेट हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स में 80 क्वेश्चन रहेंगे क्लास 11 के ऑल चैप्टर से, और जो 20 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो ये है 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक। चलिए स्टार्ट करते बिना वक्त गवाए। अब कह रहा है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, आइए देखते हैं। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 4% से अधिक रही थी। बिल्कुल नहीं। इस समय प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर 2% थी। ये भी बिल्कुल नहीं है। ये इसका आंसर जो हो जाएगा, अब इसमें से बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से सत्य कौन है वो देखना है। तो ना तो एक सही है और ना ही दो, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर जो थी ना, 2% से भी कम रही थी। ठीक है, 2% से भी कम रही थी। और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर जो थी मात्र 0.5% ही रह गए थे। यहाँ तो 2% दिया है, बट यहाँ पे 0.5%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहला में भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। बिल्कुल सही। अब दूसरा है, इस दौरान कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कुल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी होती गई। तो ये गलत है और हमारा केवल एक सही है। उपयुक्त में से हमें कह भी रहा है कि कथन सत्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ लेखक का नाम दिया है, सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनकी पुस्तक का नाम जो है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। और रमेश दत्त की इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। बैडन पॉवेल की है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो इसके तहत हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। उन उद्योगों में शामिल थे सूती वस्त्र, पटसन उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या सीमेंट उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। ठीक है, अब इसका कुछ विश्लेषण देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो था ना, भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, जिसमें उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों का आरंभ करने तक ही सीमित था, परंतु सूती कपड़ा मिले प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, और ये देश के पश्चिमी क्षेत्र जो आज के महाराष्ट्र और गुजरात में अवस्थित थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय जो है देशियों को दिया जाता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी। अब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोल रहा है, पूर्वार्ध में बोल रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, चीनी उद्योग। तो ये तीनों जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोड का प्रयोग सही उत्तर के साथ करें तो वो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके विश्लेषण की तरफ देख लिया जाए तो ऐसा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात का जो उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ था। टाटा आयरन अर्थात
टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुई थी, 1907 में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी उद्योग, सीमेंट का, ठीक है, और कागज आदि के कुछ कारखाने स्थापित हुए थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया था। सही है। अब दूसरा है, जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ वर्ष 1921 को माना जाता 1921 के बाद माना गया है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है, जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया था कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता दर 20% से अधिक थी। चलिए, इस क्वेश्चन में ये तीसरा जो है गलत है, और मैं कह भी रहा है कि सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें केवल ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब इसके विश्लेषण की तरफ जाएं तो ऐसा है कि ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए थे। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ जो था 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। ठीक है, सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से ही कम रह गई थी। ठीक है, यहाँ पे 20% ना होकर 16% अगर रहता तो ये भी हमारा सही रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में विचार करना है, तो पहला है कि कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 80 से 85% जनसंख्या थी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में 20% जनसंख्या कार्यरत थी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में क्रमशः 15 से 20% जनसंख्या कार्यरत थी, ये भी नहीं होता। इसमें हमारा जो उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो केवल एक हमारा पहला जो है सत्य है। ठीक है, अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैसे कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, ये मान रहे हैं। 70 से 75% जनसंख्या लगी थी इसमें। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% समुदाय थे। विनिर्माण में बस 10% थे। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में जो थे 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, आज की तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्रों में है, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में बहुत आकी गई थी। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो केवल एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएं। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह ध्येय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, क्या था? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए। ठीक है, ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन की नए अवसर उपलब्ध कराए, जो यह था। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दिया गया है, मांग एवं पूर्ति बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वस्तु एवं सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर करता है, ये भी सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी गुणों का समावेश है, ये भी सही है। ठीक है, और इसमें से हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है गुणों का समावेश है, इसमें दोनों के गुण शामिल है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वस्तु एवं सेवा का वितरण लोगों के आवश्यकता के आधार पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। इस अर्थव्यवस्था के उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है। दूसरा ऑप्शन है, इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तु उत्पादित की जाती है जिनसे देश के घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किए जा सकें। तीसरा है, अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन के अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता है। अब कूट का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसमें तो केवल जो है दूसरा नंबर हमारा यही सही है। ठीक है, अब इसका जो देख लेते हैं विश्लेषण। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इनमें से वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में लाभ के लिए बेचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। समाजवादी अर्थव्यवस्था के पर निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है हमारा, इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सही है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, ये गलत है। तीसरा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्थान होता है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा होता है पूंजीवादी वाले में। चौथा है, क्यूबा की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है, सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है किसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 1 और 4। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण को नियंत्रण करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवा को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन होता है, ये सही है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराते हैं जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य है कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य, केवल 2 और 3 सत्य है। देखिए, अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कि किस प्रकार उत्पादन हो या किस प्रकार का वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह बहुत अच्छा उत्पादन करती है। ठीक है, तथा सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो हमारा इसलिए हमारा 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पंचवर्षीय योजना के संबंध में देख लेते हैं। वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, सही है। ठीक है, योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में ही हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 56 के बीच संपन्न हुई थी। और भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के पंचवर्षीय योजना से प्रेरित थे, जी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका जो हम विश्लेषण देख लेते हैं। इसका कथन जो सत्य है केवल एक ही सत्य है। ठीक है, इसका विशेषण यह है कि देखिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, पीएम के द्वारा। अब इस प्रकार पंचवर्षीय योजना का युग सूत्रपात हुआ। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में शामिल था, क्या क्या शामिल था, तो समृद्धि भी शामिल थी, आधुनिकीकरण भी शामिल थी, आत्मनिर्भरता भी थी और समानता भी थी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। समृद्धि का अर्थ देश के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्षमता से वृद्धि करना है, तो ये क्या कह रहा है, सही बात है। अर्थव्यवस्था की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को ही माना जाता है, ये भी सही है। और अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो भाई ये दोनों तो सही ही है, तो असत्य है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा
डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी शामिल है और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी शामिल है। ठीक है, तो हमारा दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अब जो है निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। ये तो गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हेरॉड मॉडल के विचारों पर आधारित थी। ठीक है, दूसरा है महालनोबिस के ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ये सही है। ठीक है, महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। ये भी गलत है। ठीक है, अब देख लीजिए, महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो है स्थापना किया। ठीक है, और सांख्य नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिकी विदों के लिए प्रिंसिपल विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI और सांख्य दोनों ही समस्त विश्व सांख्यविदों के और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी थी। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा मुंबई में। भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था। ऑप्शन है बिचौलिए के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, बड़ी भूस्वामी के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, ये भी चाहिए। पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामी को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल करना, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब निम्न कथनों पर विचार करना है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों में ही सीमित रहा। ऐसा तो नहीं था। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र को ही मिल पाया, ये सही है। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ, ये भी सही है। ठीक है, हरित क्रांति के पहले चरण में जो है लगभग 90 के दशक में ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और HYV बीजों का प्रयोग जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त जो था HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक तक में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार जो है कई राज्यों तक पहुंचा। ठीक है, कई फसलों को भी लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ठीक है, अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका तथा किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा इसके वजह से हमारा दूसरा और तीसरा कथन जो है क्या है, सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, केवल 2 और 3। अब विपणित अधिशेष से क्या है, विपणित अधिशेष क्या है, तो यह विपणित अधिशेष जो है किसानों द्वारा उत्पादन बाजार में बेचा गया अंश है। विपणित अधिशेष यही है। ठीक है, यदि किसान देख लीजिए, यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपरीत अधिशेष कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमत में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा की कमी आई थी, तो सही है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमत में कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों को लाभ हुआ था, ये भी सही है। अब तीसरा क्या कह रहा है, अपेक्षित आगतों के संबंध में सरकार ने छोटे किसानों की सहायता के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया था, ये तो बिल्कुल गलत है, कदम तो उठाया था। तो इसमें से कह रहा है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने।
केवल 1 और 2 हमारा ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में 1950 से 90 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं आई। ठीक है, ये तो सही है। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 1990 तक भारत के देश की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी थी। ये गलत है। ठीक है, जबकि उस टाइम जो है 65% जनसंख्या ही कृषि कार्य में लगी हुई थी। तो हमारा इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। अब देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 में अंगीकार किया गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक नीति प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाएगा। ये सही है, ये सही है, हाँ सही है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए थे जो निजी स्वामित्व के थे। ये गलत है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में उद्योग शामिल किए गए थे जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे। ये भी सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा 2 और 4 सॉरी, ये वाला तो 4 नंबर गलत ही है। ठीक है, सॉरी, हमारा एक के ऑप्शन नंबर सी है, केवल 1, 3 और 4 जो है असत्य कथन है, जबकि दूसरा सही है। ठीक है, ओनली 2 सही है, ओनली 2 सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। ठीक है, दूसरा है लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्ति के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात कहें तो ना तो एक सत्य है और ना ही दूसरा। अब देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सत्य क्यों नहीं है अब ये जान लेते हैं। क्योंकि लघु उद्योग 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, ठीक है, इनने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी एक इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता है जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती है। इसी समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस अगर एक नंबर में ये रहता 1955, लघु उद्योग का जो है समिति का गठन कब हुआ था? 1955 में, याद रखिएगा। और इसे करवे समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य यही है कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक विकास में विभिन्न नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात जो है 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 99 में 26% हो गई थी। ये तो गलत है, जबकि 24.6% हो गया था, 24.6%। और 1951 से 1990 से 99 की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग केवल सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित था। तो ये भी तो गलत है। ठीक है, यह जो वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र में जो है भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र पाया सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। ठीक है, इस समय तो हमारा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई नहीं है। ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1980 के दशक 1980 के दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इस समय भारत में आए आर्थिक संकट का मुख्य कारण अकुशल था। हाँ था, बिल्कुल। इस दौरान निर्यात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि आयात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। ये गलत है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक ही सत्य है। इसका विशेषण हम देख लेते हैं। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का जो व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक मानी जाने लगी। उनके अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। वेट एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर मानते हुए की गई थी, तो सही है। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि आने वाली बाधाओं को दूर करना था। ये भी सही है। तो हमारा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नई आर्थिक नीति 1991 के तहत समस्त नीतियों को स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब निम्न कथनों पर विचार करना है कि अस्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालिक उपाय हैं। संरचनात्मक सुधार उपाय अल्पकालिक होते हैं। तीसरा है स्थायित्वकारी उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। और चौथा हमारा क्या है, चौथा है संरचनात्मक उपाय का उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। तो इसमें से क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये तो कोई भी कथन सत्य नहीं लग रहा है। इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर इसका विश्लेषण देखा जाए तो ये है कि भारत ने विश्व बैंक से और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, ठीक है। और इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया था। इन समस्त नीतियों का जो उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यवसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उप समूह में विभाजित किया गया था, अस्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। अस्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते थे, जिनका उद्देश्य जो है भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना था। अब नेक्स्ट है हमारा नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। इसमें भारत में क्या क्या बदलाव किए गए थे, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा कि अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रासायनिक उद्योग, विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन और औषधि भेषज और इस्पात उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं था। दूसरा है लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को भी अनारक्षित श्रेणी में कर दिया था। ये सही है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 जो है हमारा सत्य है। अब इसका देख ले 1991 के बाद जो है ना, 1991 के बाद आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकों, विमानन और औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए जो है लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो हमारा ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उदारीकरण के
उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक तथा निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। दूसरा है भारतीय वित्तीय क्षेत्र का विनिमय नियमन सेबी का दायित्व है। तीसरा है विदेशी निवेश संस्थाओं को तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई थी। तो हमारा ये पहला और तीसरा जो है सही है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, हमारा केवल 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, ये सत्य है। और प्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, ये भी सत्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रक्रिया के दौरान मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम और निर्यात बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। अब सूची 1 में देश है, एक तरफ मुद्रा है। अब चीन का जो मुद्रा है वो क्या है? युआन है, आप सभी जानते हैं। कोरिया का कोरियाइन वोन है, जापान का येन है और सिंगापुर का डॉलर है, जर्मनी का यूरो है। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसी के साथ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हम देख लेते हैं। भारत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सुमेलित नहीं, ये सुमेलित है। ये 20 बी जो है नव भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और लघु रत्न एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सुमेलित है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो केंद्रीय नव रत्न भारत संचार निगम लिमिटेड से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को विभिन्न पद प्रदान किए गए थे। विभिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के कारण उदाहरण इस प्रकार हैं कि महारत्न इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और दूसरा है नवरत्न और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नवरत्न में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आएगा, वो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड आएगा। तीसरा है लघुरत्न में भारत संचार नगर निगम लिमिटेड आएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आएगा और इंडियन रेलवे कैटरिंग तथा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आएगा। ठीक है, सिर्फ ये याद रखिएगा, नवरत्न में जो है भारत संचार नगर निगम ना होकर क्या आएगा, क्या आएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आएगा और महानगर टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व तथा प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है निजीकरण। ठीक है, किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है, क्या कहलाता है? निजीकरण। जैसे कि आप जानते हैं किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व तथा प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग किया जाता है तो सरकार कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों को 2 प्रकार से प्रभावित हो रही है। ये सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का जो मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण को सहायता देना था। यह अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा। ठीक है, निजीकरण, ठीक, जैसे कि हम भी सरकार जो है बैंकों का जो निजीकरण कर रही है। हम नेक्स्ट है निम्न में भारतीय कंपनियों के संबंध में विचार करना है। भारतीय कंपनी के संबंध में विचार करने में क्या बोल रहा है? ये टाटा स्टील है, पहला HCL है, तीसरा है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। उपयुक्त में से कौन सा कंपनी विदेशी में भी कार्यरत है? तो ये तीनों जो है, टाटा स्टील भी है, HCL भी है और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भी विदेशों में कार्यरत है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है कि व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का परिवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है,
व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों से मिलकर 1950 में की गई थी। ये तो गलत है, ठीक है। देख लेते हैं ओपेक में से कौन सा कथन सत्य कह रहा है। तो इनमें से दोनों में से कोई सत्य नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन और व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गेट के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है 1955 में किया गया था, ठीक है। और वहीं उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। 23 देशों ने मिलकर 1948 में की गई थी, याद रखिएगा, 1950 में नहीं। उसका ध्येय जो था सभी देशों को विश्व व्यापार में असमान अवसर सुलभ कराना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें कि भारत ने 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, ठीक है। ये सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 में हुई थी, के बीच हुई थी। पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना को मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है, ये भी सही है। भारत की आखिरी योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच हुई थी, ये भी सही है। जब इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में ही नीति आयोग को लाया गया था, योजना आयोग को हटाकर। चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 26 तक पर काम कर रहा है, ये गलत है, ठीक। अब ऑप्शन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हमारा ये तीनों जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा, 1 और 2, 1, 2, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, केवल 1, 2, 3, चौथा है गलत है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं चीन जो है 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना घोषणा की। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने 12वीं पंचवर्षीय योजना विकास 2018 से 23 पर कार्य किया, जबकि चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021-25 पर काम कर रहा है, ठीक है। 2021 और 25 पर काम कर रहा है, ना कि 2022 से 26। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या है। वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था, ठीक है, ये सही है। चीन में क्यूमन पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से उद्योगों में कार्य करते हैं, ये गलत है, ठीक है। अब क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल एक हमारा सत्य है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चीन एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अर्थात उद्यमों तथा भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था ना, को सरकार नियंत्रण में लाई, ठीक है। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य जो था बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े के में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में क्यूमन प्रारंभ किए गए। क्यूमन पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 क्यूमन थे, जिनमें प्रायः समस्त कृषक ही शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, तो बिल्कुल सही है, सही है, नहीं है। जिसकी एवं चीन की जनसंख्या का घनत्व जो है भारत और पाकिस्तान से अधिक है, ये गलत है, ठीक है। चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या की वृद्धि अधिक है, ये भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य जो है 1 और 2 दोनों ही हैं, ठीक है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पाएँ तो इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है भारतीय है और दूसरा चीनी। हम भारत में कुछ जननांकीय संकेतों की तुलना में करेंगे। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और चीन या भारत की जनसंख्या लगभग 10वां भाग है। चीन या भारत का जो है 10वां भाग है। अब देखिए वह चीन या भारत की लगभग 10वां भाग है। यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र था, तथापि जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चीन जो है सबसे बड़ा राष्ट्र तो है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व जो है कम है सबसे। और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। सारणी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा देख लेते हैं। पाकिस्तान का जीडीपी भारत के जीडीपी के लगभग 11% है, सही है। भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी के लगभग 48% है, ये कथन गलत है। अब देख लेते हैं ये उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक, ठीक है। चीन के बारे में विश्व में बहुत चर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, ठीक है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद जो है 22.5 ट्रिलियन विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत का जो है उत्पाद जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है 99.3 ट्रिलियन तथा पाकिस्तान का जीडीपी का 1.1 ट्रिलियन डॉलर भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। ये तो बात तो सही है, ठीक है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन की सकल घरेलू उत्पाद के का क्या है 41% है, याद रखिएगा 41%। अब इसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। प्रतिषेधी भी नहीं है, सामाजिक आयुर्विज्ञान भी नहीं है, स्वच्छ पेयजल का खर्च भी नहीं है, ठीक है। चिकित्सा आयुर्विज्ञान नहीं है, तो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है। देखिए, प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान और विज्ञान के तहत टीकाकरण, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान के तहत बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान में जो स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार है और इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि पर खर्च होने वाली राशि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। ये स्वास्थ्य व्यय का विभिन्न रूप है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करना है कि चीन और पाकिस्तान भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों को अनुपात अधिक होता है, ठीक है। ये गलत है। चीन में स्थलाकृति और जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है, ये सही है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 35% है, तो ये भी गलत है। तो हम कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल दूसरा हमारा सत्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? कौन करता है, तो प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन और स्वास्थ्य, ये चारों ही करते हैं, ठीक है। ये चारों ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हमारा सत्य हो जाएगा। विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से हो रही है, ठीक है। ये सही बात है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मानव पूंजी की समृद्धि की तुलना में धीमी है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, असत्य कथनों का चयन करें। असत्य कथनों में से तो इसमें से ना तो एक होगा ना ही दो होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाता है, सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा है मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है, ये भी गलत है। इसमें क्या रहा है, सत्य कथन का चयन करें। इसमें भी ना तो एक और ना ही दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है। मानव पूंजी और मानव विकास ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते, ठीक है, भले ही प्रतीत होते हैं, लेकिन इसके बीच स्पष्ट अंतर है, ठीक है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य की श्रम उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है, जबकि मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने और सुदृढ़ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, ठीक है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का एक मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुपादन, और अगर उसे वस्तु और सेवा के निर्गत में वृद्धि ना हो तो मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है? अवशोषी क्षमता पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। अवशोषी क्षमता का जो अर्थ होता है पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की क्षमता से, योग्यता से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
निम्न कथनों पर विचार करें। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के उच्च स्तर से है। सही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, ये भी सही है। परावैंगनिक विकिरण की अधिकता पादप पलवक की वृद्धि को बढ़ा देता है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा इसमें कथन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार करें। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई, ठीक है, जिसमें से ब्रोमाइन यौगिक तत्व का अन्य नाम हेलोन भी है, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन 1 और 2 हमारा सत्य है। वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1750 के पूर्व औद्योगिक स्रोत से अब तक CO2 और CH4 की वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31 और 149 की वृद्धि हुई है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है, तो ये दोनों कथन तो सही ही है, ठीक है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। और क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2। अब निम्न कथनों पर विचार करना है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था, ये तो गलत है। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। यह जो है कर्नाटक, शायद कर्नाटक था, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य से शुरू किया गया था, ये सही। अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य से शुरू, सॉरी क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था, ये सही है। और अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य से शुरू किया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो केवल 2 हमारा जो हो जाएगा सत्य नहीं है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में यह है कि जिसका हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना है। कर्नाटक में एक ऐसे आंदोलन ने दूसरा नाम लिया अपिको, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। अपिको आंदोलन का अर्थ जो है बाहों में भरना। 8 सितंबर 1983 में 8 दिसंबर 1983 में शिरसी जिले के तलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब 160 स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वाले को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे। इन स्वयंसेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग ने अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर और जिले की वन संबंधी कार्य के तहत काटे जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपिको आंदोलन कहाँ का है, कर्नाटक का, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में प्रति व्यक्ति जंगल में भूमि केवल 0.6 हेक्टेयर है, सही है। भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर सी दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, ये गलत है। कब की थी, 1974 में की गई थी, 1974 में की गई थी। भारत ने विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड सरकार को जेल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जल धाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, ये सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो केवल हमारा 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाएगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन है। UNCED का पूर्ण विस्तार क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। किसी देश में 2 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नहीं। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात
का मूल्य आयात की अपेक्षा कम हो। ठीक है, ये हमारा, ये भी हमारा गलत है। तीसरा है आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे। ये हमारा सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो हम पहले ही देख ले, 1 और 2 हमारा सही नहीं है। इसका विशेषण देख लेते हैं। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे तो, या ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे तो यह शून्य हो सकता है। यदि आयात और निर्यात के मूल्य के समान हो तो हम प्राप्त अर्जनों को योग करते हैं तो प्लस या माइनस, तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारा ये 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आयात और निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन शून्य हो सकता है जब आयात और निर्यात का मूल्य समान हो। अभी हमने डिस्कशन किया था, आयात और एवं निर्यात का मूल्य जब समान होता है तो इसका मूल्य जो है निवल अर्जन शून्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कुछ लोग बीमारी, जख्म होने के आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्यौहार, सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण स्थायी और अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते तो उन्हें श्रमिक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जो व्यक्ति स्वयं नियोजित होते हैं उन्हें श्रमिक नहीं कहा जा सकता। ये भी हमारा कथन सत्य नहीं है। दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ना तो 1 और ना ही डी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में एक थोड़ा विशेषण देख लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों में हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं उसे श्रमिक कहते हैं। ठीक है, अब चाहे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब निम्न कथनों पर विचार करना है कि 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर बुश थे। सही है। मिट्टी की जुताई करने वाले अधिकतर अधिकार के साथ जीते हैं। श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। यह कथन महात्मा गांधी का है। यह गलत है। ठीक है, यह कथन जो है किनका था? थ्रू वूलर का था। मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते, श्रृंखला के शेष लोग उनके आशय की रोटी खाते। ये जो कथन था थ्रू मूलर का था। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। ठीक है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। विक्टर अलेक्जेंडर बुश ने 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। ठीक है, ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, इसके वजह से हमारा आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। थर्मल और हाइड्रो पावर का पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन क्या बोल रहा है? असत्य कथन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी सही है। असत्य कथन को चुनना है, ना तो केवल एक है ना ही दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष कब की थी? 1982 में की गई थी। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के एक शीर्ष का संस्थान है। यह सामाजिक वैज्ञानिक का उदाहरण है। तो ये तीनों हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सत्य है। स्वयं सहायता समूह SHG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसके द्वारा ग्रामीण शाखा का प्रादुर्भाव हुआ, ये भी सही है। इसके द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती, ये भी सही है। ठीक है, हमारा सत्य कथन का चयन करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाए 1 और 2 दोनों। अब कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है? भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वितरण, ये पांचों जो है शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? इसका हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, सहकारी व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक। ये चारों बैंक जो है सम्मिलित है। अब 2020 में भारतीय संसद द्वारा 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे? कृषि विपणन से, ठीक है। तनवा नामक परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर। तनवा नामक विचार करना, यह कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था? ये नहीं। यह महिला और पुरुष को न्यूनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ की गई थी? ये भी नहीं है। तो सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 होगा, ठीक है। इसका अगर विश्लेषण देखा जाए तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों का जो प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसमें महिलाओं की कृषि उत्पादकता, जैविक खेती तथा पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के प्रोत्साहित किया गया था। यह तिरुचिरापल्ली में एक एंथोनी अम्मल द्वारा संचालित प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षित महिला समूह कृमि खाद बनाकर बेच रहा था। इसी कार्य से आय कमा रहा था, ठीक है। तन्मा नामक परियोजना के संबंध में क्या कथन है? ये इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही होगा। अब गैर कृषि अर्थतंत्र के गतिशील अवघटकों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? ठीक है, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, पर्यटन, ये चारों जो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। फल सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? फल सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व का स्थान क्या है? द्वितीय है, ठीक है। जैविक कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जैविक खेती में निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। जैविक खेती में निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है, सही है। रासायनिक आगतों के उत्पादित खाद की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। जैविक खेती में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी सही है। तो हमारा सत्य कथन का चयन करना है, तो अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3। अब केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित? केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। अब निम्न कथनों पर भी विचार करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, गलत है। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं, ये भी गलत है। अब इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी तो नहीं है। कौन है? तो ये हो जाएगा रमेश दत्त के, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त का है, ठीक है। ये जो 2 खंडों में बटा हुआ था, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो है B.H. बेडेन पावेल की पुस्तक है। B.H. बेडेन पावेल, B.H. बेडेन, ये पुस्तक B.H. बेडेन पावेल की है। और ये इकोनॉमिक्स जो है रमेश चंद्र की है, रमेश चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। कुटुम्बश्री पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा एक सामुदायिक कार्यक्रम है। कुटुम्बश्री पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा कार्यक्रम है, नहीं, ये जो है केरल प्रांत में महिला की ओर से उन्मुक्ता एक निधन निवारण सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है महिलाओं का निधनता निवारण करना, ठीक है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा। सत्य कथन का चयन करना तो केवल बी ऑप्शन, केवल 2 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत में जो है 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति के किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा का, ठीक है, व्यवस्था में शामिल करने के लिए 1998 से 99 से 2000 से 2007 के 10 वर्षों के अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ व्यय करना होगा, ठीक है। ये जो
तापस मजुमदार समिति जो था शिक्षा से संबंधित था। अब नेक्स्ट जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटों का रोजगार भी नहीं पा सकता। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता, ठीक है, उसे कहेंगे, ना कि इसे कि जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार भी ना पा सके। अब दूसरा क्या कथन है, भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। कृषि में फैली बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है, प्रच्छन्न, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, कृषि में फैली बेरोजगारी, प्रच्छन्न। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 घंटे नहीं, आधे घंटे का भी रोजगार ना मिले तो वो बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा सत्य कथन का चयन करना है तो नया डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट पर निम्न कथनों पर विचार करें। सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। सही है। 20 या अधिक कर्मचारी रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सत्य कथन का चयन करें तो केवल 1। निम्न में से कथनों पर विचार करें। नकारात्मक परिवार प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक होती है। नकारात्मक, ये सही है। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक जो है पीसी महालनोबिस थे, ये गलत है, ठीक है। गरीबी और अकाल के जो लेखक थे, कौन थे? अमर्त्य सेन की पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन हमारे इकोनॉमिस्ट नोबल इन्हें मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर। शिक्षा के संबंध में शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने शिक्षा पर जीडीपी का 5% खर्च का सुझाव दिया था, ठीक है। केंद्र सरकार ने शिक्षा उपकर लगाती है जिसे प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हेतु सुरक्षित रखा जाता है। ये सही है, ये वाला गलत है शिक्षा संबंधी में। देखिए इसमें क्या हो जाता है ना, 1964 से 66 में शिक्षा आयोग की सिफारिश तो की गई थी, लेकिन शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए था। 6%, ठीक है, यहाँ पे ना कि 5%, 6% याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। एडवर्ड बारबियर ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया था। गलत है। पुर्टलैंड कमीशन ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबी के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के लिए संदर्भ में दी थी। ये भी गलत है। अब इसमें कह भी रहा है असत्य कथन का चयन करें तो हमारा 1 और 2 दोनों ही असत्य है। अब देख लेते हैं इसका विशेषण, ठीक है। देखिए एडवर्ड बारबियर ने धारणीय परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी थी, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल आपूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबी को, समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना था, जिसे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकता जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति की करे। इन आवश्यकों की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करें। पुर्टलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने पर जोर दिया था। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है, हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करेंगे, ठीक है। एडवर्ड बारबियर ने नहीं, किसने किया था? पुर्टलैंड कमीशन ने। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों ही असत्य कथन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। महान सर्वहारी सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया गया था माओ द्वारा। कब, किसके द्वारा किया था? माओ द्वारा। JLF अभियान में अनेक समस्याएं आई। भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए।
जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ था तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया, जिन्हें औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया। 1965 में माओ ने महान सर्वहारी सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। 1966 से 76 में छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के अध्ययन करने के लिए भेजा गया। ठीक है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसने किया था? माओ ने किया था। अब मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है किसे? ट्रिक्लोरोथेन को, ट्रिक्लोरोथेन को। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये जो यहाँ से हमारा जो होगा करंट अफेयर का शुरुआत होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट शब्द भारतीय दंड संहिता IPC में निर्दिष्ट नहीं है, गलत है, सही है, सही है, ये सही है। पुलिस स्टेशन की प्रत्येक जनरल डायरी की एक प्रति उच्च पदस्थ अधिकारी और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, ये गलत है। तीसरा नंबर में क्या है? जनरल डायरी GD एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड है जिसे शिकायतकर्ता को प्रदान करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये वाला सही है। उपरोक्त में से दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाए, केवल 1 और 3, ये दोनों सत्य, ये गलत है। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को संगठनों को आतंकवादी संस्था के रूप में नामित करने का एक व्यापक अधिकार दिया गया था, सही है। यह कानून केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है और केवल तभी जब अपराध भारत के क्षेत्र में होता है तभी होता है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमारा ऊपर दिए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है यहाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही है, सही है। ठीक है, परियोजना का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच सीमा का समांकन करना ही, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्टीड फास्ट डिफेंडर के नाम से जाने जाने वाला सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने। ठीक है, ये किसने किया है? किसने स्टीड फास्ट डिफेंडर के नाम से जाना जाने वाला सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया है? नाटो द्वारा ये शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, क्या हो जाएगा? खगोलीय वेधशाला का शुभारंभ और संचालन ये नहीं होगा। ठीक है, हमारा हो जाएगा खगोलीय पिंडों के लिए मानक और वर्गीकरण स्थापित करना, खगोलीय पिंडों के लिए मानक और वर्गीकरण स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत में टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत मिशन का उद्देश्य है? बच्चों को आवश्यक पढ़ने, समझने और बुनियादी गणित कौशल से लैस करें। ठीक है, निपुण जो है इससे संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को आवश्यक पढ़ने, समझने, बुनियादी गणित कौशल से लैस करें। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP है? ठीक है, बाढ़ के जोखिमों का प्रबंधन करना, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब है विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने हाल में सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित करने और उन्हें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के आधार पर लागू करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देशों के लिए नए नियमों का निहितार्थ है? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सभी देशों सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी देशों का
सभी देश के लिए को अन्य देश सदस्य देशों के सेवा प्रदाताओं को समान स्तर के बाजार की पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल में समाचारों को देखी गई टीवी शो मानाथन समिति का उद्देश्य क्या है? हाल में समाचारों में देखी गई टीवी शो मानाथन समिति का उद्देश्य यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के एक समान नो योर कस्टमर केवाईसी मानदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देना है। ठीक है, टीवी शो मानाथन समिति का संबंध किससे है, उद्देश्य क्या है? नो योर कस्टमर अर्थात केवाईसी मानदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गर्भिणी GA2AI मॉडल का उद्देश्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना। भारत के गर्भिणी GA2AI मॉडल का उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गर्भिणी GA2AI मॉडल का उद्देश्य है? तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइलैंड ऑन द एयर IOTA अभियान कार्यक्रम हाल में ही खबरों में देखा गया था। यह किससे संबंधित है? तो यह जो है दुनिया भर में द्वीपों को शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को स्टेशन से जोड़ना है। ठीक है, इससे संबंधित ऑप्शन नंबर बी से हमारा संबंधित है। ये दुनिया भर में द्वीपों का शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को स्टेशनों से जोड़ना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। हाल में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? पेरू। ठीक है, पेरू। हाल में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो पेरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की? पहली वैदिक घड़ी याद रखिएगा मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। अब नेक्स्ट T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जॉन निकोल लॉफ्टी एटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। हाल में ही चर्चा में रही मेलानोचालमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक समुद्री प्रजाति से। हाल में ही चर्चा में रही मेलानोचालमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एक समुद्री प्रजाति से। ठीक है, भारत और किस देश के बीच समुद्र रक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? मलेशिया। भारत और किस देश के बीच समुद्र रक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो मलेशिया। समुद्र रक्षण मलेशिया और भारत के बीच समुद्र अभ्यास किया गया है। ठीक है, अब ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNEP के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNEP के द्वारा। चलिए, यहाँ पे हमारा ये जो एडिटोरियल का इकोनॉमिक्स का सेट था ख़त्म होता है। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगेगी। आप सभी इसे एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।